डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा। भारत और नॉर्वे ने 5 अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर। ऑफशोर विंड से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी तक हुए 5 समझौते। पीएम मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को बड़ा झटका। डॉग लवर्स की सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 2025 के आदेश को रखा बरकरार। सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते। कोर्ट ने कहा, खतरा बन चुके कुत्तों को दे सकते हैं यूथेनेशिया। महंगाई की डबल मार। 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे खंडूरी ने देहरादून में ली अंतिम सांस। पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाले सैन्य हमले को रोका। ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों के कहने पर लिया फैसला। ईरान को समझौते के लिए दिया वक्त। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे का मंगलवार को दूसरा और अहम दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे के विज्ञान और तकनीक साझेदारी को मजबूत करते हुए 5 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते ग्रीन एनर्जी, सतत विकास, समुद्री तकनीक, नवाचार और भू विज्ञान सहयोग जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संस्थागत सहयोग मजबूत करना, उद्योग और स्टार्टअप भागीदारी बढ़ाना, शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास परियोजनाओं को तेजी देना है। पीएम मोदी ने आज आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टून प्रसादोटिर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। ये मुलाकात तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के आयोजन से ठीक पहले हुई। इसके बाद उन्होंने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पैट्री ऑर्पो से मुलाकात की। फिर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ उनकी वार्ता हुई है। इन बैठकों में रक्षा सहयोग, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अगली खबर का रुख करेंगे। अमित शाह ने बस्तर दौरे के दौरान जगदलपुर में आयोजित उजर बस्तर यानी कि बदलते बस्तर की तस्वीर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में शांति, विकास और विश्वास के नए दौर की शुरुआत को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जगदलपुर के बादल अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों के परिजनों, नक्सल पीड़ितों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अमर वाटिका पहुंचकर नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं नेतानार में सुरक्षा कैंपों को जन सुविधा केंद्र यानी सेवा केंद्र में बदलने की पहल का उद्घाटन भी किया गया। इन केंद्रों के जरिए अब ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। सरकार का कहना है कि ये पहल बस्तर में विकास और जन विश्वास को नई मजबूती देगी। के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहां के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते थे और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। यहीं से आपका 370 योजनाओं का काम ऑनलाइन एक साथ बन जाएगा। राशन कार्ड लेना है,
वहीं से होगा। अगली खबर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उन्होंने देहरादून में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीति, समाज और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खंडूरी जी का योगदान उत्तराखंड के विकास और सुशासन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वे एक अनुशासित, कर्मठ और दूरदर्शी नेता थे, जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी अपने पिता को भावुक शब्दों में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हमेशा ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का मार्ग दिखाया, जिसे वे जीवन भर अपनाने की कोशिश करेंगी। ये उनके लिए व्यक्तिगत और अपूरणीय क्षति है। भुवन चंद्र खंडूरी को उत्तराखंड में एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने राजनीति में स्वच्छता, पारदर्शिता और अनुशासन को प्राथमिकता दी। उनके जाने से प्रदेश ने एक मजबूत, ईमानदार और विकासवादी नेतृत्व खो दिया है। आज उत्तराखंड के लोग उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी थे और उन्होंने सेना में लंबी समय सेवा देने के बाद राजनीति में कदम रखा। अपने सख्त अनुशासन, साफ सुथरी छवि और ईमानदार कार्यशैली के कारण वे उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग पहचान रखते थे। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता था जो फैसले लेने में दृढ़ और प्रशासनिक मामलों में बेहद सख्त माने जाते थे। खंडूरी पहली बार वर्ष 2007 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मार्च 2007 से लेकर जून 2009 तक राज्य की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सड़क निर्माण और पारदर्शिता को लेकर कई अहम फैसले लिए। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वर्ष 2011 में एक बार फिर उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने सितंबर 2011 से लेकर मार्च 2012 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। खंडूरी के नेतृत्व में खंडूरी है जरूरी जैसे नारे भी काफी लोकप्रिय हुए, जो उनकी सख्त और ईमानदार छवि को दर्शाते थे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को झटका देते हुए उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने नवंबर 2025 के उस आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया जिसमें अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक संस्थानों और जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि कड़वी सच्चाइयों के सामने आंखें नहीं बंद की जा सकती हैं। अपने पिछले निर्देश का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। बेंच ने गौर किया कि देश भर में सामने आई कई घटनाओं में छोटे बच्चों को कुत्तों ने नोच डाला, बुजुर्गों पर हमले हुए और यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी प्रभावित हुए। अदालत ने सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने की बात भी कही है। अदालत ने कहा कि ये समस्या अब बेहद विकराल रूप ले चुकी है और पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर इसके निपटान में गंभीर कमियां मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जमीन पर डार्विन का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम करता हुआ लगता है, जहां समाज के कमजोर तबकों को प्रभावी सरकारी कार्रवाई के अभाव में अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे खतरों से अकेले निपटने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सरकारों का ये कर्तव्य है कि वे जिंदगी और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा सुनिश्चित करें। बेंच ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने या उसमें ढील देने से इनकार कर दिया है। आज की सुनवाई में सबसे जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 21 के तहत जिंदगी और आज़ादी के अधिकार में हर नागरिक का यह अधिकार शामिल है कि वो बिना किसी शारीरिक हमले के लगातार डर या सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के काटने जैसी जानलेवा घटनाओं के खतरे के आज़ादी से घूम सके और सार्वजनिक जगहों तक पहुंच बना सके। बेंच ने आगे कहा, राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। जहां ह्यूमन लाइफ के लिए ऐसे खतरे जिन्हें रोका जा सकता है, ऐसी घटनाएं उन वैधानिक तंत्रों के बावजूद बढ़ती जा रही हैं जिन्हें विशेष रूप से इन खतरों से निपटने के लिए ही बनाया गया है। बता दें कि आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 28 जुलाई को स्वतः
संज्ञान लिया था। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को एक हफ्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश भी दिया था और इस मामले में 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादियों, भारत सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी कि AWBI, कुत्तों से प्यार करने वाले लोगों, कुत्तों के काटने से पीड़ित लोग, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, केंद्र और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अब मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज राज्य की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 80 नए और आधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का भी लोकार्पण किया। आपको बता दें कि अग्निशमन बेड़े में शामिल किए गए ये आधुनिक वाहन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं पर तुरंत काबू पाने के लिए तैनात किए जाएंगे। यह हाईटेक नियंत्रण कक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करेगा। इससे आग लगने की सूचना मिलते ही सबसे नजदीकी फायर टेंडर को तुरंत ट्रैक और रवाना किया जा सकेगा। इस नई तकनीक से विभाग का रिस्पॉन्स टाइम काफी कम हो जाएगा, जिससे जान माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सकेगा। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस नए AI आधारित कंट्रोल रूम के शुरू होने से न सिर्फ आग की घटनाओं पर 24 घंटे सटीक नजर रखी जा सकेगी, बल्कि डेटा एनालिसिस के जरिए आग के प्रति संवेदनशील इलाकों की पहचान कर पहले से ही सतर्कता बरती जा सकेगी। यह अत्याधुनिक प्रणाली बिहार के अग्निशमन विभाग को देश के सबसे तकनीकी रूप से सक्षम विभागों की कतार में खड़ा करती है। इस अवसर पर विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अमला और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड में JTET परीक्षा 2026 में भाषा विवाद के निपटारे के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश से एक कमेटी गठित की गई, जिसकी पहली बैठक कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यह बैठक करीब 2 घंटे से अधिक चली, जिसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी ने जब 18 मई को बैठक बुलाने का फैसला लिया था, तब उन्होंने एक प्रभावशाली के माध्यम से कुछ सवालों का जवाब विभागों से मांगा था, जिसमें से कुछ प्रश्न इस तरह के थे कि वर्ष 2012 तक इस राज्य में किस आधार पर भोजपुरी, मगही और अंगिका क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल थी, और वर्ष 2025 में जब JTET के लिए नई नियमावली बनाई गई तो किस आधार पर इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर कर दिया गया। वही वित्त मंत्री ने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण सवाल होते हुए भी विभाग के अधिकारी इन सवालों का ठोस जवाब कमेटी के सामने नहीं दे पाए। ऐसे में कमेटी ने बैठक में अधिकारियों से राज्य की सभी भाषाओं, उस भाषा को पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का पूरा ब्यौरा अगले बैठक से पहले देने को कहा है, ताकि नई JTET नियमावली बनाने के आधार का पता चल सके। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा समाज के वंचित एवं विशेष जरूरत वाले वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। योगी सरकार की इस पहल के तहत प्रदेश में संचालित सभी अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रत्येक बैच में दिव्यांगजनों के लिए 5% सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित की गई हैं। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप एसिड अटैक पीड़ितों को दिव्यांगजन की श्रेणी में शामिल किए जाने के दृष्टिगत उन्हें कौशल प्रशिक्षण में विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई एसिड अटैक पीड़ित महिला प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छुक एवं पात्र है तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान लौटाने का सशक्त जरिया है।
उन्होंने कहा कि मिशन का लक्ष्य है कि प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से इन महिलाओं को समाज में समान अवसर एवं नई पहचान मिल सके। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर प्रदेश के सभी जनपदों की जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां DPMU को निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में गठित होने वाले प्रशिक्षण बैचों में आरक्षित सीटों पर पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनपदवार एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का विवरण तैयार कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जा सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। अगली खबर, देश में आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को फिर से बढ़ोतरी कर दी गई। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा किया है। 5 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। परिवहन खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नई कीमतों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.70 रुपये और डीजल 96.07 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 104.49 रुपये और डीजल 96.11 रुपये प्रति लीटर हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति का असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ रहा है। अगली खबर, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में पुणे की बॉटनी प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक वो एनटीए के पेपर सेटिंग टीम का हिस्सा थी और उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच थी। मनीषा मांद्रे ने कथित तौर पर चुने हुए छात्रों को परीक्षा से पहले सवाल उपलब्ध कराए। पुणे स्थित अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास लेकर सवाल और जवाब डिटेक्ट किए। छात्रों की नोटबुक में लिखवाए गए कई सवाल असल नीट पेपर से मेल खाए। इसके बदले मोटी रकम लेने का आरोप लगा है। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई कस्टडी मंजूर की है। सीबीआई का कहना है कि मनीषा मांद्रे का कनेक्शन पहले गिरफ्तार आरोपी मनीषा वाघमरे और पीवी कुलकर्णी से भी जुड़ा है। इसी मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान अमेरिका के युद्ध में अब तक लग रहा था कि जल्द ही दोनों पक्ष फिर से भिड़ जाएंगे। अमेरिका की ओर से लगातार धमकियां आ रही थी, तो ईरान भी कभी चुप नहीं बैठा। ऐसे में माना जा रहा है कि 24-48 घंटों के भीतर ही खाड़ी फिर जल उठेगी। हालांकि अब थोड़ी राहत की खबर ये आई है कि कम से कम अमेरिका आगे के हमलों को टालने की योजना बना चुका है। पहले से ही दुनिया भर में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच ये खबर थोड़ी राहत जरूर देगी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान पर प्रस्तावित हमला फिलहाल टाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाले सैन्य हमले को रोक दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उनसे कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने हमला रोकने की मांग की थी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझसे कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि ईरान कल होने वाले हमारे तय सैन्य हमले को रोक दिया जाए, क्योंकि इस समय गंभीर बातचीत चल रही है। उनका मानना है कि एक समझौता होगा जो अमेरिका, मध्य पूर्व और अन्य देशों के लिए स्वीकार्य होगा। इस समझौते में सबसे अहम बात होगी कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे।
ट्रंप ने आगे लिखा कि इन नेताओं के सम्मान के कारण मैंने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन और अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि हम कल ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें यह भी कहा है कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता है तो वे तुरंत ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार रहें। ईरान और ट्रंप का ताज़ा बयान उस समय आया है जब उनकी लोकप्रियता गिर रही है। सर्वे बताते हैं कि इस युद्ध से अमेरिका के लोग कुछ खास खुश नहीं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन के सोमवार को जारी किए गए सर्वे के अनुसार करीब 64% वोटरों का मानना है कि ईरान के साथ युद्ध में जाना गलत फैसला था। ये आंकड़े दिखाते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनाव में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। उन्होंने कहा कि तेहरान सम्मान, ताकत और अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करते हुए वार्ता में शामिल हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।